नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं बीमा हो तो ऐसा। नया साल नई उम्मीदों और नए संकल्पों का समय होता है, लेकिन क्या आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सुरक्षा उतनी ही मजबूत है? आज भी बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास या तो बीमा नहीं है या फिर जरूरत से काफी कम कवर है। एक गंभीर बीमारी या दुर्घटना सालों की कमाई और बचत को झटके में खत्म कर सकती है। ऐसे में 2026 में सही बीमा प्लानिंग क्यों जरूरी है और कहां लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, यही समझेंगे आज बीमा हो तो ऐसा में। तो आज के शो में देखिए हम जानेंगे ऑन द शो हम क्या बात करने वाले हैं, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। परिवार के लिए जरूरी बीमा कौन कौन से हैं, आखिरकार कौन कौन सी ऐसी जो पॉलिसी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फैमिली के लिए बीमा की सही शुरुआत आखिरकार कैसे आपको करनी है। लाइफ इंश्योरेंस कवर तय करने का तरीका आखिरकार क्या है। लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको किस तरीके से डिसाइड करने हैं, क्या उसका सही वे है, तरीका क्या है, वो जानेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में आखिरकार आपको कितना कवर जो है वो मिलता है और जो कवर मिलता है क्या वो पर्याप्त है, इसके बारे में भी बात होगी। पुरानी बीमा पॉलिसी का रिव्यू आखिरकार क्यों जरूरी है। देखिए, अगर आपके पास पुरानी कोई पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उसका रिव्यू करना आखिरकार क्यों जरूरी है। क्लेम रिजेक्ट से बचने की पूरी आखिरकार गाइड क्या है। तो क्लेम आपका रिजेक्ट ना हो उसे आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं, क्या क्या इसमें ज़रूरी होगा जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि गलत बीमा कवर ने कैसे एक परिवार का संकट बढ़ा दिया, कैसे उनकी मुसीबत बढ़ा दी। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर था। अचानक परिवार के मुखिया को हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ी, जिसका कुल खर्च 12 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। सीमित कवर की वजह से उन्हें अपनी एफडी तोड़नी पड़ी और कर्ज लेना पड़ा। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि बीमा सिर्फ होना नहीं बल्कि सही और पर्याप्त होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं प्रोमोर फिनटेक के डायरेक्टर निशा सांघवी जी, जो बीमा और फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुभवी एक्सपर्ट हैं। निशा जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि, सो मच। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आज के समय में एक भारतीय परिवार के लिए कौन कौन से बीमा जरूरी हो चुके हैं और किन बीमा को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सो अंजलि, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो ये समझना कि जो चीज़ें आप फाइनेंशियल लॉसेस होती है वो चीज़ों को कवर करने के लिए हमेशा एक इंश्योरेंस होता है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टेप जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग में कहते हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस, जो मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो उसे इग्नोर करते हैं, या तो कहते हैं कि मेरी कंपनी से मुझे कवर मिल रहा है तो मुझे बीमा की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अंजलि, ये एक लोगों की मेंटालिटी है कि टर्म प्लान नहीं लेना चाहिए क्योंकि रिटर्न कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आई थिंक ये एक बड़ा मिथ है कि जो लोग फॉलो करते हैं अपने जीवन में, जो नहीं करना चाहिए। टर्म प्लान का मतलब है प्योर डेथ बेनिफिट प्रोडक्ट, मतलब अगर डेथ होगी तो फैमिली को पैसा मिलेगा। प्लस ये बहुत सस्ता एक प्रोडक्ट है जो लाइफ को कवर करता है। इसमें हम जरूर आज बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। बट उसके अलावा जो है हम होम इंश्योरेंस लेते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेते हैं, अगर आप वेकेशंस में जा रहे हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये एक थोड़े इंपॉर्टेंट इंश्योरेंसेज है जो आपके एज अ फैमिली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। प्लस जो चीजें आपने सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि लोग जनरली क्या इग्नोर करते हैं। एक तो है कि मैं जितने भी लोगों को मिलती हूँ जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं अरे मेरे पास तो इंश्योरेंस है, मेरे पास तो इंश्योरेंस है। मतलब कभी आपने खोल के देखा है कितना है, क्या वो काफी है ये चेक करने के लिए? तो पता चलता है कि 1 लाख का ही है। 1 लाख में आजकल कुछ नहीं होता है। नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ 5 days विल टेक फिनिश दैट 1 लाख रुपी। और अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होती है तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो कितना है ये पता ही नहीं होता है। तो इनएडिक्वेट कवर की वजह से भी ये लोग गलतियां करते हैं। एंड
सफिशिएंट कवरेज जो बोलते हैं, इनएडवोकेट के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो क्रिटिकल इलनेसेस जो है, मान लीजिए कि कोई भी टाइप का कैंसर हो गया, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, तो ये सारी चीज़ें ये भी, इनके लिए भी एक स्पेशल इंश्योरेंस अवेलेबल है जिनको क्रिटिकल इलनेस कहते हैं, तो इसको भी लोग इग्नोर करते हैं। बिल्कुल, तो सही बीमा पॉलिसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि निशा जी आपने कहा कि जो टर्म इंश्योरेंस है उसको अक्सर लोग कहते हैं कि उसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनको ये सलाह दी जाती है कि टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है, इसे ले लेना चाहिए। तो किस तरीके की ये सुरक्षा देता है परिवार को? अंजलि, अगर मान लीजिए कि आपने लाइबिलिटीज ली है, लोन्स ली है, तो अगर मान लीजिए कि आपको कुछ हो जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंश्योरेंस जो है वो पैसा दे देगा लोन को, तो ऑटोमेटिकली आपके परिवार को फाइनेंशियल इशू नहीं आ सकता है। दूसरी बात कि अगर आपके बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, छोटे हैं उम्र में, तो उनके लिए भी एक बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा उनकी पढ़ाई कंप्लीट होने के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी टर्म प्लान काम पर आता है। और तीसरा है कि आपके बाद अगर आपके फैमिली मेंबर्स है, कि आपके माता पिता है या आपकी वाइफ है, तो अगर वो नॉन वर्किंग है तो उस केस में उनको भी एक नॉर्मल डे टू डे रूटीन के लिए जो पैसा लगेगा वो टर्म प्लान के थ्रू उनको मिल सकता है। बिल्कुल। मैम, क्यों ज़रूरी, ये तो आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपने ये भी बताया था अभी कि ये अक्सर ही लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, लोगों के मन में ये मिथ है। क्यों आखिरकार लोग ये सोचते हैं आपके अकॉर्डिंग कि टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए? लोगों को लगता है कि अंजलि, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारे बाजू वाले को ही होगा, हमारे तरफ तो कुछ नहीं आएगा, राइट। एंड डेथ इज वेरी, अगर एज अ फाइनेंशियल प्लानर में बात करती हूँ तो कभी कभी कोई मीटिंग में मैं डिस्क्लेमर देती हूँ कि मैं आज बहुत नेगेटिव चीजें बोलने वाली हूँ जो शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन अगर कोई मुझे पहचानता नहीं है या मैं जानता नहीं है कि मैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से बता रही हूँ, तो उनको लगेगा कि ये बहुत नेगेटिव औरत है और ये सिर्फ मेरे मरने की ही बात कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों का एक नजरिया बन जाता है कि मुझे टर्म प्लान की जरूरत नहीं है, मैं क्यों लूं, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे तो घर में हर आदमी 70 साल की उम्र तक जिया है, तो मुझे पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक अ फिजूल खर्च। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसी बीमारियां हो जा रही हैं, और अब तो हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। छोटी सी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। ऐसे में आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त सही कवर अमाउंट कैसे चूज़ किया जाए, कैसे तय किया जाए ताकि परिवार की आय और उनका जो फ्यूचर दोनों ही सेफ रहे? अंजलि, स्टैंडर्ड थंब रूल, सो देयर आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन कैलकुलेट। एक बिल्कुल है कि जिसमें हम कहते हैं कि आपके इनकम का, आपकी एनुअल इनकम का 15 से 20 टाइम आप कवर ले लीजिए, तो आपको अगले 5-7 साल रिव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस देयर इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। तो अगर 10 लाख की सालाना इनकम है तो 20 गुना, मतलब 2 करोड़ का टर्म लाइफ कवर आपके पास होना ही चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि आप उसमें साथ में आपके लोन्स को भी ऐड कीजिए कि आपकी आउटस्टैंडिंग लोन कितनी है, हाउसिंग लोन चल रही है, कार लोन चल रही है, पर्सनल लोन चल रही है, उन सबका टोटल कीजिए, तो उतना लोन प्रोटेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आप बच्चों की एजुकेशन की बात करेंगे, बेसिक एक्सपेंस की, कि अगर बच्चा 10 साल का है, 16 साल की उम्र पे जाएगा पढ़ने के लिए, कोई मास्टर्स की डिग्री करने, 18 साल की उम्र में मास्टर्स करने जाएगा या कोई पर्टिकुलर डिग्री करने जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे 50 लाख रुपए लगेंगे, आज का कॉस्ट है। तो इन्फ्लेशन ऐड करके हमें वो कॉस्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए आपके टर्म प्लान के कवरेज में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो भी मैम बता रही हैं, ये पॉइंट्स आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, इनको ध्यान में रख सकते हैं अगर आपको सही लाइफ इंश्योरेंस चूज़ करना है तो। और बढ़ती मेडिकल महंगाई को भी देखते हुए आज हेल्थ इंश्योरेंस में कितना कवर मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है और कितना ये सफिशिएंट है? हेल्थ बीमा का कवर किस आधार पर तय करना चाहिए? सो अंजलि, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस। हेल्थ इंश्योरेंस जब भी हम देखते हैं तो वो चूज करने के पैरामीटर्स बेसिक बताती हूँ कि आप कौन से सिटी में रहते हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपके आसपास का जो हॉस्पिटल है वो उसकी एक्सपेंस कितनी है, हॉस्पिटल कॉस्टिंग जो हम कहते हैं, आपकी फैमिली की साइज क्या है और आपकी उम्र क्या है। ये कुछ 5 से 6 पैरामीटर्स है जो आइडेंटिफाई करता है कि आपका
सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए। तो अगर आपको होगे कि अच्छा और बताइए कि सम इंश्योर्ड को मैं और कौन से एंगल से देखूं, तो आप कौन से सिटी में रहते हो, मेट्रो है, नॉन मेट्रो है, टायर 3-4 सिटी है, तो वो सिटी वाइज भी प्रीमियम चेंज होता है अंजलि, ये भी समझना जरूरी है इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो मेट्रो सिटी में हो तो आपको 20 लाख का कवरेज मिनिमम चाहिए, आप नॉन मेट्रो में है तो आपको 10 से 15 लाख का कवरेज चाहिए ही चाहिए। और अगर आप फैमिली ऑफ 4 है, 2 एडल्ट 2 चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो आपको 20 से 25 लाख का कवर आपके पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप टर्म इंश्योरेंस जो है वो सिलेक्ट करते हैं, उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना है, कैसे कवर अमाउंट जो है वो आपको तय करना है। इसके अलावा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करते हैं तो उसमें आपका जो कवर अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, ताकि आपकी फैमिली, आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली का फ्यूचर वो भी सेफ रहे। मैम, लौटती हूँ मैं आपके पास, और देखिए अमर उजाला द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल करते हैं। चलिए, पहला सवाल हमारे पास आया है लखनऊ से राकेश मिश्र का। इन्होंने ये पूछा है कि क्या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी सभी परिवारों के लिए सही होती है? मैम, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दीजिएगा। अंजलि, फैमिली फ्लोटर का पहले मतलब बता दूंगी। फैमिली फ्लोटर का मतलब है कि एक साथ सारे फैमिली मेंबर्स एक ही पॉलिसी में कवर हो रहे हैं। तो जब वो कवर कर रहे हैं, चारों लोगों को कवर कर रहे हैं, और सम इंश्योर्ड जो है वो एक कॉमन सम इंश्योर्ड है, मतलब कितने का कवर है वो डिफाइंड है, तो उस पॉलिसी को फैमिली फ्लोटर कहते हैं। तो जनरली ये किन लोगों के लिए आइडियल है? 2 से 4 लोगों के लिए आइडियल कवरेज होती है एक फैमिली फ्लोटर के लिए। 2 एडल्ट मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे जो डिपेंडेंट रहेंगे अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो आई थिंक ये 4 लोगों के लिए एक आइडियल फैमिली फ्लोटर पॉलिसी एक आइडियल होती है। देयर आर पॉलिसीज जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को भी साथ में कवर करेगी, या कोई बीमारी वाला है उसे भी कवर करेगी, बट उनके लिए फैमिली फ्लोटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जरूरत जो है अंजलि वो बिल्कुल अलग है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सीनियर सिटीजन्स को इनको इंक्लूड नहीं करना है, ना ही किसी को जो क्रॉनिक एलिमेंट है उनको इंक्लूड करना है पॉलिसी के अंदर। तो बिल्कुल जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है, उसी के हिसाब से आप जो पॉलिसी हैं वो आप चूज कर सकते हैं। पुणे से सवाल है स्मिता मोरी का, ये पूछ रही हैं कि टॉप अप और सुपर टॉप अप पॉलिसी कब और क्यों लेनी चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है स्मिता जी आपका। ये बिल्कुल प्रोडक्ट जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सटेंशन है। एक पहले जो बॉर्न हुआ था वो था टॉप अप पॉलिसी, फिर उसको ब्यूटिफाई करके ज्यादा फीचर्स ऐड करके जो प्रोडक्ट आया था वो सुपर टॉप अप पॉलिसी था। दोनों पॉलिसी के अंडर एक अमाउंट आपको चूज करना पड़ता है सम इंश्योर्ड के अलावा, उसे कहते हैं डिडक्टिबल। डिडक्टिबल आपको चूज करना रहता है कि सुपर टॉप अप पॉलिसी, ये डिडक्टिबल अमाउंट आपके हॉस्पिटल का बिल का जब आता है वो क्रॉस होगा, तभी ही सुपर टॉप अप पॉलिसी शुरू होगी, टॉप अप या सुपर टॉप अप पॉलिसी शुरू होगी। अब आता है मेन डिफरेंस के मेन डिफरेंस क्या है। आपका अगर मान लीजिए पहला क्लेम आता है 5 लाख का, डिडक्टिबल 2 लाख है, तो आपके पास चॉइस है कि 2 लाख रुपए आप अपने बेस पॉलिसी से लीजिए और 3 लाख रुपया आप अपने सुपर टॉप अप या टॉप अप पॉलिसी से लीजिए। अब मान लीजिए कि दूसरा क्लेम आता है उसी साल में, पॉलिसी के साल में, तो सुपर टॉप अप आपका कंटिन्यू कर सकते हो आप। टॉप अप पॉलिसी में वापस 2 लाख रुपए का डिडक्टिबल क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो देगा, तभी आपका वो पॉलिसी ट्रिगर होगा पेमेंट करने के लिए। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन टॉप अप एंड सुपर टॉप अप। तो अगर आप लेना चाहते हो सुपर टॉप अप्स लेना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से सुपर टॉप अप पॉलिसी लेनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर किसी को टॉप अप पॉलिसी लेनी है तो उसमें क्या ऐसा है कि थोड़े कम बेनिफिट्स मिलते हैं मैम? यस, सो अंजलि, जब भी हम एक सुपर टॉप अप पॉलिसी की बात करते हैं तो एक पहले फंडा समझ लीजिए कि जब भी आप एक हेल्थ पॉलिसी को देखते हैं तो हेल्थ पॉलिसी में मेन होता है रूम रेंट कैटेगरी। तो जब भी आप रूम रेंट कैटेगरी चूज करते हो तो उसके अंडर आपको बेसिकली पूरी बिलिंग जो है उस रूम के हिसाब से बिल होगी। मान लीजिए नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, आपका जो ओवरऑल एक्सपेंसेस जो रहेगा हॉस्पिटल स्टे का, वो सारा आपकी रूम रेंट कैटेगरी के बेसिस पे होता है। तो आपकी बेस पॉलिसी में जब भी आप 10 लाख के ऊपर लेते हो तो जनरली कोई रिस्ट्रिक्शन कैपिंग नहीं होती है, उसमें लिखा होता है अप टू सम इंश्योर्ड। और सुपर टॉप अप में रूम रेंट कैटेगरी में लिखा होगा सिंगल प्राइवेट एसी रूम। ठीक है, तो द मोमेंट सिंगल प्राइवेट एसी रूम है तो आप एक ट्रायल कीजिए आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल में, जहां आप ट्रीटमेंट लेने कभी इमरजेंसी में जाओगे तो आप कॉल करके देखिए और पूछिए कि कितने टाइप के सिंगल प्राइवेट एसी रूम हैं।
एवरी हॉस्पिटल विल हैव 3 और 4 कैटेगरीज। इंश्योरेंस कहता है कि मैं जो लोएस्ट कैटेगरी रहेगा ना, मैं उसका ही पैसा दूंगा। और मान लीजिए जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है और आप ऑलरेडी, बिकॉज आपकी बेस पॉलिसी थी, आप एक सूट रूम में रहे हैं और आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको लोअर कैटेगरी में शिफ्ट होना पड़ेगा, जो टेक्निकली हमारा मन नहीं मानता है। अपग्रेडेड स्ट्रक्चर से आप लोअर कैटेगरी में जनरली नहीं आते हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप पॉलिसी खरीद रहे हो, हेल्थ पॉलिसी में आप कॉम्प्लेक्सिटी मत लाइए। अगर बजट टाइट है तो सुपर टॉप अप की तरफ जाइए, वरना बेस पॉलिसी को स्ट्रांग रखिए। अच्छा मैम, एक और सवाल है मेरा। मान लीजिए कि किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई एडमिट होने के लिए गया और उस टाइम पे उनको ये कह दिया जाता है कि जो आपने पॉलिसी ली है या फिर जो रूम उसमें सेलेक्ट किए हैं वो रूम्स अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उस केस में फिर क्या करें? उस केस में जब भी आपको उस टीपीए डेस्क को बोलना है, आप टीपीए इंश्योरेंस कंपनी को मेल करके बताइए कि हमारे पास ये रूम अवेलेबल नहीं है, हम आपके कस्टमर को यही रूम दे सकते हैं अपग्रेडेड। तो इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल देने के बाद ही आपको एडमिशन लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ही वो क्लेम का पैसा मिलेगा अंडर कैशलेस, वरना आपको हॉस्पिटल चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, अगले सवाल पर हम जाते हैं। जयपुर से सवाल आया है अमित जिंदल का। मैम ये पूछ रहे हैं कि बच्चों के लिए अलग हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है या फिर नहीं है, या फिर जो फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस है सिर्फ उसी में इसे इंक्लूड कर लें? अंजलि, अगर बच्चा जो है वो जस्ट बॉर्न हुआ है तो वो पेरेंट्स के साथ कवर में बिल्कुल कंटिन्यू कर सकता है, उसको अलग पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में काम करते हो तो कॉर्पोरेट पॉलिसी में भी बच्चों को आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, लौटती हूँ मैं आपके पास और अब चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या चतुर्वेदी के पास, जो बीमा से जुड़ा कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। चलिए आप सभी लोगों को बताते हैं एक डेटा के जरिए इस वक्त भारत में जो बीमा की स्थिति है वो किस तरीके की है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बीमा है ही नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त बीमा कवर है जितना होना चाहिए, कितने लोग ऐसे हैं जो अंडर इंश्योर्ड चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बिना बीमा और अंडर इंश्योर्ड परिवार कितने हैं, तो 70% एक बड़ा आंकड़ा लोगों का ऐसा है जिनके पास बीमा कवर या तो नहीं है या फिर वो अपने बीमा कवर में अंडर इंश्योर्ड हैं। इसके बाद पर्याप्त लाइफ कवर वाले परिवार केवल 10 से 12% है हमारी पॉपुलेशन में। केवल 10 से 12% लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर पर्याप्त जो है लाइफ कवर इस वक्त अवेलेबल है। औसत लाइफ कवर को अगर देखें कितना होना चाहिए, तो आपकी जो सालाना आय है, जो आपकी ईयरली इनकम है, उसका 3 से 4 गुना जो है अभी चल रहा है। और जरूरी लाइफ कवर जो है कितना होना चाहिए आपके पास, औसत लाइफ कवर यानी जितना अभी स्थिति है, अभी जितना लोगों के पास है, और जरूरी लाइफ कवर जितना उनके पास होना चाहिए लेकिन उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया हुआ है, वो है 10 से 15 गुना। जितना आप साल में कमाते हैं, जो आपकी सालाना आय है, उसका 10 से 15 गुना तक लाइफ कवर आपके पास होना चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। केवल 3 से 4 गुना जो है लोगों के पास अभी लाइफ कवर है। औसत हेल्थ इंश्योरेंस कवर 4 से 5 लाख का भी लोगों के पास है, जबकि जो जरूरी है उसकी स्थिति अलग है। 4 से 5 लाख रुपए में आपकी कोई गंभीर बीमारियां कवर नहीं होती है, क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं होता है। गंभीर बीमारियों को औसत खर्च जो है 10 से 15 लाख आ जाता है। तो अगर 4 से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लोग लेकर चल रहे हैं तो फिर उनके लिए ये तब काम नहीं आएगा जब क्रिटिकल इलनेस का टाइम आएगा और इतना ज़्यादा खर्चा उनका दिखेगा उनके हॉस्पिटल के बिल में। उन्हें 10 से 15 लाख रुपए तक खर्च बीमारी में हो सकता है। मेडिकल खर्च में जेब से अभी भी कितने लोग भारत में भुगतान कर रहे हैं, तो ऐसे 55%, देखिए आधे से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो अभी भी जब मेडिकल खर्च आता है, जब ऐसी स्थिति आती है, तो अभी भी जेब से उन लोगों को भुगतान करना पड़ता है। ऐसे अभी 55% लोग भारत में मौजूद हैं। तो ये वो तमाम डेटा था जो हमने बताया आपको कि बिना बीमा के लोग कितने कितने परिवार इस वक्त भारत में है, पर्याप्त लाइफ कवर कितने कम लोगों के पास है, औसत लाइफ कवर कितना है, जरूरी कितना होना चाहिए, और किस तरीके से लोग अभी भी लाइफ कवर को और हेल्थ इंश्योरेंस को जो है बहुत ही हल्के में लेकर हमारे देश में चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिव्या। और इस समय इंडिया में बीमा का जो कवरेज है वो किस तरीके से है, जो डेटा आप लेकर आए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डेटा है। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों के सवालों को शामिल किया था। अब मैं जल्दी से बता देती हूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुँचा सकते हैं। आप अपने सवाल हम तक पहुँचाइए ताकि उन सवालों को हम शामिल कर सकें। बहुत ही आसान सा तरीका है। इंश्योरेंस हमारा ये शो है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना होगा INSU और उसके बाद आपको अपना सवाल टाइप करना है, भेज देना है 9354027995 पर। इस पर व्हाट्सएप कर देना है। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल
हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अपने शो पर वापस लौटते हैं और मैम के पास वापस लौटते हैं। सवाल मैम मेरा अब ये रहेगा आपसे कि नई बीमा पॉलिसी अगर हम ले रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखें, कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, कौन से ऐसे क्लॉज हैं जिनको सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी मिस हो जाए तो अब कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम जो हमारा क्लेम है वो भी उसमें भी दिक्कत आती है। अंजलि, आई थिंक दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये बहुत ज़रूरी है एवरी टाइम जब आप एक पॉलिसी ले रहे हो या रिन्यू कर रहे हो। अंजलि, आई मीन दिव्या ने बहुत बढ़िया डेटा हमें दिखाया थोड़ी देर पहले। तो जब भी आप एक नई पॉलिसी खरीद रहे हो या आज शुरुआत कर रहे हो या पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हो एग्जिस्टिंग पॉलिसी को, तो क्या कवर्ड नहीं है, इसका मतलब है कि एक्सक्लूजन्स क्या है, किस चीज के पैसे नहीं मिलेंगे, ये आपको पता होना जरूरी है। फिर है कि वेटिंग पीरियड क्या है, कि एक तो होता है स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड एलिमेंट वेटिंग पीरियड जो अक्रॉस इंश्योरेंस कंपनी सेम होता है अक्रॉस बाय IRDA, ठीक है। तो उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं हो सकते, वो फिक्स्ड रहते हैं। उसमें जैसे कि कैटरैक्ट हो गया वो 2 साल के बाद कवर होगा, किडनी स्टोन है 2 साल के बाद कवर होगा, एनीथिंग रिलेटेड टू हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट, तो ये जनरली चीजें जो है वो 2 साल के बाद ही कवर होगी। तो आज ले लिया और कल ऑपरेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो फिर प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड, मतलब आज मुझे कोई बीमारी है और उस बीमारी से मुझे कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उसका कवर मुझे नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं जो वेटिंग पीरियड रिलेटेड है, आपको पता होनी चाहिए। फिर है कि कोई सब लिमिट्स है कि नहीं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में बात किया कि डिफरेंस क्या होता है सुपर टॉप अप और बेस पॉलिसी में। तो रूम रेंट कैटेगरी होती है जिससे कि आपकी पूरी बिलिंग होती है। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि रूम रेंट में क्या कोई कैपिंग है कि नहीं, तो सब लिमिट्स है कि नहीं है, ये समझना जरूरी है। कि कोई पर्टिकुलर बीमारी में, जैसे एक नीवा भूपा की पॉलिसी है जिसमें वो कहते हैं रीअश्योर 2.0 कि आपको रोबोटिक सर्जरी पे हम सिर्फ 1 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज देंगे डिपेंडिंग अपॉन योर सम इंश्योर्ड। आज के ज़माने में जब हम टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है तो 2 लाख रुपए शायद काफ़ी ना हो कोई पर्टिकुलर सर्जरी के लिए। तो वो प्रोडक्ट में फिर आपको ध्यान में रखना है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट में कैपिंग रहेगी, तो आपको वो देखना ज़रूरी है। तो ये छोटे छोटे क्लॉजेज होते हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। फिर आता है क्लेम प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, कैसा रहेगा, रिन्यूएबिलिटी क्या रहेगी, और को पेमेंट क्या रहेंगे। कि अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिसी है, जैसे केयर कहता है कि आपने भले 55 की उम्र में पॉलिसी ली थी लेकिन 60 साल के बाद आपको एनी क्लेम दैट यू मेक उस पर आपको 10% का कोपे लगेगा। कोपे का मतलब है कि अगर 100 रुपया हॉस्पिटल बिल होता है तो इंश्योरेंस कंपनी 90 रुपया देगा, 10 रुपये आपको अपने जेब से देने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए छोटा क्लेम है तो ठीक है, लेकिन 5 लाख का क्लेम रहा तो आपको 10% मतलब 50,000 अपने जेब से देने हैं। तो ये याद रखना जरूरी है कि को पेमेंट है या नहीं आपके पॉलिसी के अंदर, ये पता होना जरूरी है। बिल्कुल। और मैम जिन लोगों के पास पहले से ही लाइफ या फिर हेल्थ पॉलिसी है उनको अगर रिव्यू करना है तो वो कितने समय में रिव्यू इसे कर सकते हैं, उनका क्या टाइम पीरियड होना चाहिए? सो अंजलि, एवरी 1 और 2 ईयर्स आपको 2 साल में एक बार तो कम से कम आपको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस एज एन इंडस्ट्री बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। और IRDA भी जो है वो बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को, नए फीचर्स को बढ़ावा दे रहा है। तो मेरे हिसाब से 2 साल इज अ गुड ड्यूरेशन। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपके जीवन में भी, आपके हेल्थ कंडीशन में भी डिफरेंस आया है तो आपको रिन्यूअल के टाइम पे उसको डेफिनेटली रिव्यू करना जरूरी है। और मैम रिव्यू करते टाइम किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे रिव्यू करें? सो रिव्यू करते वक्त आपको सम इंश्योर्ड चेक करना है कि आर यू कवर्ड सफिशिएंटली, के अंडर इंश्योर्ड हो। जैसे दिव्या ने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया कि ऑलमोस्ट 70% लोग हैं जो अंडर इंश्योर्ड है या कवर्ड ही नहीं है, राइट? दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो जब भी हम देख रहे हैं कि सम इंश्योर्ड कितना है ये पता होना जरूरी है, सफिशिएंटली कवर्ड है कि नहीं वो जानना जरूरी है। डिपेंडेंट्स जो है या आपने कोई लाइबिलिटीज बढ़ाई है या डिपेंडेंट या एक नया फैमिली मेंबर ऐड हुआ है पॉलिसी में तो उसको ऐड करना मतलब आया है फैमिली में तो आपको पॉलिसी में उसको ऐड करना जरूरी है। लोन्स ली है तो आपको वो डेफिनेटली टर्म प्लान्स में उसको काउंट करना चाहिए कवर के वक्त। प्रीमियम कंपैरिजन वर्सेस बेनिफिट, मान लीजिए कि आपकी पुरानी पॉलिसी है 10 साल पुरानी, आप उसे हर साल रिन्यू कर रहे हो, 100 रुपया दे रहे हो प्रीमियम, लेकिन उससे बढ़िया फीचर 80 रुपए में आपको दूसरी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है विथ मोर फीचर्स, तो आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए
फॉर पोर्टिंग, सो दैट आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, नए फीचर्स का बेनिफिट आपको मिलता रहे। प्लस वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन्स, सब लिमिट्स, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या है उस पॉलिसी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अंजलि, हेल्थ इंश्योरेंस में भी नॉमिनी जरूरी होता है। तो अगर आपने आज तक कभी नॉमिनी अपडेट नहीं किया है हेल्थ पॉलिसी में, रिन्यूअल के वक्त बिल्कुल कीजिएगा। लाइफ इंश्योरेंस में तो मैंडेटरी है क्योंकि हम लेते ही है नॉमिनी के लिए वो पॉलिसी को। तो आई थिंक नॉमिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन इंश्योरेंस जो आपको ध्यान रखना है। और रही बात हेल्थ इंश्योरेंस में हॉस्पिटल नेटवर्क की, कि कौन सी हॉस्पिटल आपको कवरेज देगी, उनका क्लेम, इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम रिकॉर्ड कैसा रहा है, कैसे सेटल हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, अगर रीइंबर्समेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैशलेस हो रहा है तो क्या हो रहा है। और देयर इज अ फीचर कॉल्ड 2 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नए फीचर है, ये एलिवेट करके प्रोडक्ट है, उसमें ये फीचर है 2 आवर हॉस्पिटलाइजेशन। तो मान लीजिए आप ओपीडी में भी नहीं गए और आप हॉस्पिटलाइज भी नहीं हुए, तो 2 आवर्स में आपको डॉक्टर ने बोला कि आप ठीक हो, आप घर चले जाओ, तो वो भी आपका इंश्योरेंस कवर करता है। तो ये सारे फीचर्स जो छोटे छोटे आते हैं, अगर वो मिल रहे हैं तो बिल्कुल उसका उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने पॉलिसी पहले से ली हुई है तो उसको अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि सम इंश्योर्ड चेक जरूर आप करें, वेटिंग पीरियड कितना है उसको आपको जरूर चेक करना है, इसके अलावा आपको हॉस्पिटल के नेटवर्क्स को जरूर चेक करना है। और खासतौर पर मैम ने अभी एक और पॉइंट बताया था कि आपको नॉमिनेशन को जरूर ऐड करना है अगर आपने अभी तक उसे नहीं किया है। मैम, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि आखिरकार क्यों नॉमिनेशन करना जरूरी है, नॉमिनी को क्यों ऐड करना जरूरी है? और अगर मान लीजिए कि इंश्योरेंस लेते टाइम नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो क्लेम पर किस तरीके से असर पड़ता है? अंजलि, देखिए, जब भी हम नॉमिनेशन की बात करते हैं, बेसिकली इंश्योरेंस को हमने फाइनेंशियल लॉस के लिए लिया हुआ है। सो ईदर इट इज हॉस्पिटलाइजेशन इन हेल्थ इंश्योरेंस या तो डेथ ड्यूरिंग द टर्म प्लान। तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं और डेथ हो जाती है और नॉमिनेशन ठीक से नहीं किया या किया ही नहीं है, पहले के पॉलिसीज में चलता था, बट अब जो है, अब तो शायद मैंडेटरी है, अब उसमें कोई इशू नहीं आता है। बट अगर पुरानी पॉलिसी है जो आपने कभी चेक नहीं की है, नॉमिनी का नाम भी अगर आपने गलत डाला, सो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, निशा संघवी, निशा एम, निशा एस एंड निशा महेश संघवी, ये 4 अलग लोग हैं लॉ के लैंग्वेज में। तो मेरी डॉक्यूमेंट पे जो मेरा नाम रहेगा, जिस तरीके से पैन एंड आधार कार्ड पे, उसी फॉर्मेट में मेरा नॉमिनेशन नेम भी होना चाहिए। ये अब मैंडेटरी हो चुका है। अगर नेम में मिसमैच होता है नॉमिनी के, तो पैसे जल्दी से मिलना डिले हो सकता है, जल्दी नहीं मिलेंगे। या तो रॉन्ग डिस्क्लोजर है, तो आपने अगर जो डिस्क्लोजिंग दी थी तो इंश्योरेंस कंपनी उसे होल्ड कर सकती है, वो पैसा जल्दी से नहीं मिलेगा, क्लेम डिनाई हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन के अंडर। या तो डिस्प्यूट सेटल, अगर मान लीजिए कि पहले आपने किसी और को नॉमिनी किया था लेकिन आपको चेंज करना रह गया, तो डिस्प्यूट भी खड़ा हो सकता है। तो आई थिंक दीज आर रीजन, सेवरल रीजंस, जिसकी वजह से कि अगर आपने नॉमिनी ठीक से नहीं किया है तो क्लेम सेटलमेंट में इश्यू आ सकता है। बिल्कुल, तो नॉमिनी जरूर आप बनाएं, नॉमिनी जरूर आप ऐड करें। मैम, कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। इंदौर से सवाल आया है नेहा पांडे का। मैम, ये नेहा पांडे पूछ रही हैं कि क्लेम रिजेक्ट होने की सबसे आम वजह क्या होती है? नेहा जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। पता होना जरूरी है कि किस वजह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं, सो दैट आपका जब समय होता है क्लेम करने का तो आपके क्लेम रिजेक्शन ना हो। तो सबसे पहले है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। नॉर्मली हम जितने भी लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो उनके एजेंट ने कहा है कि अरे आपको सही बताने की जरूरत नहीं है, आपको बीमारी थी, वो बताने की जरूरत नहीं है, आप छुपा दीजिए। तो नॉन डिस्क्लोजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में फ्यूचर में क्लेम सेटल रिजेक्ट करने का। तो क्लेम सेटलमेंट में इशू आ सकता है। रॉन्ग और इनकम्प्लीट प्रपोजल फॉर्म, आपने इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं भरी है, कोई पुरानी हिस्ट्री की, तो उस केस में भी आपका क्लेम बिल्कुल रिजेक्ट हो सकता है। पॉलिसी एक्सक्लूजन्स, आपको पता ही नहीं कि कौन सी ट्रीटमेंट कवर्ड है, कितनी कवर्ड है या कब तक कवर्ड है या कितने सालों के बाद कवर्ड है, तो उसमें एक्सक्लूजन आ गया, वेटिंग पीरियड भी आ गया। आपने वेटिंग पीरियड कंप्लीट होने के पहले ही क्लेम कर लिया तो पैसा नहीं मिलेगा, क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। लैप्स पॉलिसी या प्रीमियम नॉट पेड ऑन टाइम, तो अगर मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी एक्सपायरी है 31 दिसंबर की, आपने 31 दिसंबर को प्रीमियम नहीं पे किया, आप 1 तारीख को आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप हॉस्पिटल जाते वक्त आपको रियलाइज होता है कि अरे कल का एक्सपायरी था, हमने पे नहीं किया, तो ग्रेस पीरियड में यस आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन अज्यूम करेंगे कि ग्रेस पीरियड नहीं है, आपको पता ही नहीं था, तो टेक्निकली आपकी पॉलिसी लैप स्टेट में है, तो आपको पैसा शायद ना मिले क्लेम का।
तो ये सारे सिचुएशन होते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, जिससे आपका क्लेम बिल्कुल रिजेक्ट हो सकता है। और जब भी आप क्लेम्स, लास्ट पॉइंट, जब भी आप क्लेम्स की डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स ठीक से सबमिट नहीं की है ओरिजिनल रिसीट के साथ या ओरिजिनल बिल के साथ, तभी भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। और मैम मान लीजिए कि किसी ने पॉलिसी नहीं खरीदी है, इंश्योरेंस नहीं लिया है और उस टाइम पर उसकी कोई भी माइनर सी या कोई भी सर्जरी होती है और उसके बाद में कुछ टाइम बाद उनको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो क्या वो भी बताना पड़ता है उस टाइम पर कि हमारी ऑलरेडी पहले एक सर्जरी जो है वो हो रखी है? यस, सो अंजलि, मेडिकल हिस्ट्री, इसलिए वो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि ये आपको बताना जरूरी है। सो जनरल डेटा कहता है कि पिछले 8 साल में जो भी आपको कुछ हुआ है वो बताना जरूरी है। कौन सी चीज, सो वो मेडिकल हिस्ट्री के अंडर आ जाता है। फिर दूसरा होता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, के आप कोई बीमारी के लिए, क्रॉनिक एलिमेंट है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, एस्थमा है, थायराइड है, थायराइड की दवाई भी खा रहे हो, ये बताना जरूरी है क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर के अंडर आपका पॉलिसी, आपका क्लेम रिजेक्शन हो सकता है। तो ये सारे क्रॉनिक एलिमेंट्स के अंडर भी आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है कि मुझे ये बीमारियां हैं, इसकी दवाई मैं खा रही हूँ इतने सालों से। भले क्लेम के लिए रेलेवेंट ना हो, बट इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम बिल्कुल रिजेक्ट कर सकती है अंडर नॉन डिस्क्लोजर। बिल्कुल। अगला सवाल आया है पटना से पंकज राय का, और मैम ये ऑनलाइन और ऑफलाइन बीमा पॉलिसी के बारे में कंफ्यूज हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन लें या फिर ऑफलाइन लें, तो दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है? सो अंजलि, ये एक हमेशा ही हमारे लिए एक बर्निंग क्वेश्चन रहा है व्हेन वी इंटरैक्ट विद पीपल। आजकल के लोगों को लोगों से बात नहीं करनी है, सब कुछ ऑनलाइन चाहिए, मोबाइल के थ्रू हो रहा है तो मुझे करना है। मैं जनरली कहूंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस, स्पेशली इंश्योरेंस जो है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जब ये आप चीज़ें खरीद रहे हो तो आपको एक एडवाइज़र होना चाहिए आपके फैमिली के पास। क्योंकि मान लीजिए आपने सारी रिसर्च करके एक पॉलिसी खरीदी, मान लीजिए आपका ही एक्सीडेंट हो गया, सब डेटा जो है आपने कभी प्रिंट आउट भी नहीं लिया, कोई डॉक्यूमेंट घर पे भी नहीं आया, सब डेटा आपके फ़ोन के अंदर है। अब उस एक्सीडेंट में फ़ोन भी डैमेज हो जाता है, आपको भी लग गई है, आप बीमार हो और आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपके फैमिली को पता ही नहीं है कि पॉलिसी है, आपकी फैमिली कहाँ जाके चेक करेगी? पासवर्ड्स भी आजकल हम किसी को बताते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब ये सब चीज़ें आपने ऑनलाइन की होती है। इसीलिए आपके पास एक फैमिली फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए जो आपके ये इंश्योरेंसेस को सर्विस करेगा इन केस ऑफ क्लेम, या आपको उसको पूछना भी है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट नया अच्छा है, मैं कंटिन्यूटी या मैं बीमारियां को कैसे डिस्क्लोज करूं, डिक्लेयर करूं। तो ये सारी चीज़ें वो एडवाइजर कर सकता है। क्या डिफरेंस हो सकता है? जब आप इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट से डायरेक्टली खरीदते हो तो आपके बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कोई नहीं होता है, तो आपको ही कस्टमर केयर को हर चीज़ के लिए कॉल करना है, एड्रेस चेंज करना है, सम इंश्योर्ड बढ़ाना है, आपको कोई मेंबर को अलग करना है या कोई मेंबर को ऐड करना है। ये सारे सिचुएशन में अगर एक एडवाइजर है जो पॉलिसी में सर्विस करेगा तो बिल्कुल करवा लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू गेट अ 5% डिस्काउंट व्हेन यू बाय इट डायरेक्टली फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, दैट्स अ बैड आइडिया। तीसरी बात, क्विक कंपैरिजन जब भी आप ऑनलाइन करते हो वो बहुत इजीली मिल जाता है, आपको किसी से बात नहीं करनी पड़ती, आपने सिलेक्ट कर लिया लाइक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के, हाँ चीज़ें कार्ट में ऐड हो गई, आपने कंपेयर कर ली और सिलेक्ट करके पे कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो वहाँ पर ये बिल्कुल वो एक एडवांटेज होता है और आपको ही खुद पेपर वर्क हैंडल करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है ऑफलाइन के बारे में। ऑफलाइन के बारे में जब भी आप एक एजेंट के थ्रू या एक ब्रांच के थ्रू करते हो कि यू नो वेयर टू गो, अगर क्लेम आता है तो किसको कॉल करना है, एक फेस है उस नंबर को या उस एडवाइजर को, राइट? अगर आप मुझे कहोगे कि निशा तुम मेरी एडवाइजर हो, मेरी पॉलिसी आपके थ्रू है, तो आपको पता है कि निशा के ऑफिस में कॉल करना है, क्लेम आया तो आपको पूरी सर्विस दी जाएगी, संडे हो या बैंक हॉलीडे हो या कोई दिन हो या रात हो। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद आपको हेल्प की जरूरत पड़े। जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है ना अंजलि, तो पीपल आर वैसे भी वेरी ओवरवेल्म्ड, राइट? कि जो बीमार है उसका ध्यान रखा जाए या इंश्योरेंस के पीछे भागा जाए, राइट? तो अगर आपने बस एडवाइजर है तो वो मेजर काम कर लेता है, क्लेम सेटलमेंट से लेके एडमिशन से लेके सारी चीज़ें। तो उसके लिए प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, वो देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको एक पर्सनल असिस्टेंस मिलता है उसके अंडर। तो आई थिंक कवरेज सेम होता है, कॉस्ट में 5% का डिफरेंस हो सकता है, बट आपको कन्वीनियंस एंड सपोर्ट जो है वो तुरंत मिलेगा, राइट? कोई हॉस्पिटल में है, बहुत बीमार है, आप कस्टमर केयर के कॉल के लाइन में रुकोगे या आप एक डायरेक्टली एक एडवाइजर को कॉल करके पूछ लोगे, राइट? सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन।
बिल्कुल। और मैम, जैसा कि आपने कहा कि ये जो डिफरेंसेस हैं, लेकिन बीमा एजेंट को आप डायरेक्टली अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन बीमा एजेंट की बातें या फिर कंपनी जो प्रॉमिस कर रही है उनको किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं कि बाद में वो मुकर ना जाएं, या ट्रस्ट कैसे उन पर करें? बिल्कुल। सो अंजलि, जब भी आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो, कोई भी टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको रेफर करना है पॉलिसी वर्डिंग्स। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए वो है पॉलिसी ब्रोशर। ब्रोशर में सारे फीचर्स जो कंपनी हाईलाइट करके आपको बेचना चाहती है वो सारी चीज़ें लिखी होती है। हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है, हमारे पास ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है। तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, अच्छी बातें क्या है। अब आप जाइए उस पॉलिसी के, उस प्रोडक्ट के पॉलिसी वर्डिंग्स पे। पॉलिसी वर्डिंग्स इज इक्वल टू बाइबल, जिसमें डिटेल में लिखा होता है जो हम जनरली पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है। लाइक अ स्मॉल एस्ट्रिक, जब हम कोई प्रोडक्ट को देखते हैं तो वहाँ एक एस्ट्रिक होती है कि सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये वही है, होता है पॉलिसी वर्डिंग्स, जिसको हम टर्म्स एंड कंडीशंस कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट खरीद रहे हो अपने फैमिली के लिए, तो आपको वो पढ़ना जरूरी है। एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिए, ग्लांस थ्रू कर लीजिए। बिल्कुल। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पॉलिसी अगर आप खरीद रहे हैं, कोई न्यू पॉलिसी, या पहले से अगर आपके पास कोई पॉलिसी है उसे आप अगर रिव्यू करना चाहते हैं या रिन्यू करना चाहते हैं, तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया और इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही बारीकी से आपने बताया। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू अंजलि, विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर टू। थैंक यू। तो देखिए, अगर कोई परिवार आज से बीमा प्लानिंग शुरू करना चाहता है तो उसका पहला और सबसे ज़रूरी कदम जो है वो होना चाहिए कि आप सही तरीके से जो पॉलिसी है उसे आप देखें, सारे टर्म्स को आपको देखना है, और इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई गलती नहीं करनी है। पहले से अगर आपके पास कोई बीमारी आपको हुई है तो वो आपको पहले से ही डिस्क्लोज कर देनी है। तो देखिए, बीमा कोई खर्च नहीं है बल्कि परिवार की सुरक्षा में किया गया सबसे ज़रूरी निवेश है। सही समय पर लिया गया सही बीमा मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा भी बनता है। नए साल 2026 में अपनी बीमा जरूरतों का ईमानदारी से रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जरूरत के समय बीमा आपका साथ निभाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर।